हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और आप जानते हैं योरपीडिया इज़ अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स रिलेटेड टू आईटीआई वाइस प्रिंसिपल पोजीशंस। एंड माय दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन आईटीआई वाइस प्रिंसिपल जो पोस्ट निकला है और जिसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, अभी डेट नहीं आया लेकिन एग्ज़ाम उसका एक्सपेक्टेड है जल्दी ही, विद इन कपल ऑफ मंथ्स। और योरपीडिया ने उसके लिए एक डेडिकेटेड मॉड्यूल आपको दिया है। आज का मेरा लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर टॉपिक नंबर 13 है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर डिसीजन मेकिंग। 20 टॉपिक में से एक टॉपिक ये है। इस टॉपिक के अंदर बहुत से सब टॉपिक्स हैं, जैसे आप पर्ट सीपीएम करते हो, सिंप्लेक्स टेबल इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ते हो, आप फोरकास्टिंग पढ़ते हो, आप कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ते हो, आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जैसे मीन मोड मीडियन के बारे में पढ़ते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन के बारे में पढ़ते हो, फिर आप स्वॉट एनालिसिस करते हो, वैल्यू इंजीनियरिंग करते हो, वैल्यू एनालिसिस करते हो। तो ये सारे टॉपिक के अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक हैं। उसका इंट्रोडक्टरी मेरा लेक्चर है ये। एंड इसमें एंड में इस पूरे टॉपिक को आपको बताने के बाद कि ये टॉपिक है क्या, इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं, इसके वीडियोस बनेंगे, मल्टीपल लेक्चर्स बनेंगे, 4-5 लेक्चर्स इसके मिनिमम बनेंगे और उनमें डिटेल में हम इसको कवर करेंगे। इनफैक्ट पर्ट सीपीएम और ये बाकी जितने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सिंप्लेक्स टेबल, ये हम अलग से भी पढ़ते हैं, बड़े बड़े टॉपिक हैं ये। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है इस एग्ज़ाम के लिए, बट हम इसको एक पर्टिकुलर डेप्थ में कवर करेंगे। जो आधे घंटे का हमारा लेक्चर होता है उसमें हम इसको कवर करेंगे। आज का मेरा लेक्चर जो है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस पूरे टॉपिक के बारे में, और एंड में 50 से 100 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव अच्छे क्वेश्चंस भी फ्रेम किए गए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी आप करें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये आपका 132 सीट्स महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की अनाउंस हुई हैं आईटीआई के लिए। और आज का मेरा लेक्चर ये जो आपके आईटीआई में टॉपिक नंबर 13 है उससे रिलेटेड है। स्टैटिस्टिकल इसमें टूल्स हैं सारे के सारे जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो ये आपका 13 नंबर टॉपिक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर डिसीजन मेकिंग। और ये सारे जितने टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हैं इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये। इसमें आपको पता लगेगा कि ये टॉपिक है क्या, उसी का हम सारा डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है क्वांटिटेटिव टेक्निक इन डिसीजन मेकिंग, और इसमें हम इसकी इंट्रोडक्शन टू एंटायर टेक्निक्स, क्या क्या ये इनका मीनिंग है, उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला टॉपिक है फ्रेंड्स, मैं एक एक टॉपिक लेके सारा आपको बताता चला जाऊंगा इसका मीनिंग क्या है। तो पहला है कि डाटा को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा जो सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन को मेजर करता है। अगर हमारे पास कोई डाटा दे दी जाए, जैसे क्लास में 20 कैंडिडेट या 20 स्टूडेंट्स हैं, उनका मार्क्स का डाटा अगर मेरे को मिल जाए, तो उस मार्क्स के डाटा के बेस पे मैं काफ़ी इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ। मैं उस डाटा के बेस पे बता सकता हूँ कि ये डाटा का एवरेज क्या है। क्लास में 20 कैंडिडेट्स के मार्क्स कितने आए, पर्टिकुलर एग्जाम में उनका एवरेज कितना आया, रेंज कितनी है, मिनिमम मार्क्स 5 है, मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, रेंज कितनी है। जो एवरेज है वो 25 है, और 25 के पास एवरेज तो अर्थमेटिक मीन होता है जिसको मीन बोलते हैं, उसके साथ मोड और मीडियन भी होता है कि मैक्सिमम बच्चों के कितने मार्क्स हैं। लेट से 15, तो शायद मोड और मीन आपका अकॉर्डिंगली आपका मीडियन वैसे डिसाइड हो जाता है कि मीडियन कितना है उसका, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी। तो अकॉर्डिंगली हम ये जो है इस डाटा को एनालाइज करते हैं। तो उस डाटा को हम पर्टिकुलर तरीके से रखते हैं और उसको एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स डाटा का सेंटर कहाँ जैसे है, मीन वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी किसमें सबसे ज़्यादा आ रही है, उसका डिस्पर्शन मतलब डिस्पर्स कैसे है डाटा, डाटा कितना रेंज, जैसे वो डिस्पर्शन है कि डाटा फैला कितना हुआ है। क्लास में हर 20 बच्चे में से हर बच्चे के मार्क्स 50 हैं, तो देयर इज़ नो वेरिएशन, नो डिस्पर्शन। इसका मतलब सबका वैल्यू एक ही है, 50 ही नंबर है सबके, ऐसा होता नहीं है, किसी के ज़्यादा होते हैं किसी के कम होते हैं। तो रेंज होती है एक, रेंज के साथ ही स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के कंसेप्ट आ जाते हैं। तो मीन मोड मीडियन के बारे में आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, और रेंज वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आप पढ़ोगे। तो डाटा को क्लासीफाई करने के क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती हैं। जैसे अगर आप किसी को बोले यार वो कैसा दिखता है, लंबा, ये क्वालिटेटिव वे है। लंबा मीन्स सब्जेक्टिव है, वो कितना लंबा आपने बताया नहीं, क्वांटिफाई नहीं किया, लेकिन आपने बोला लंबा। कैसा यार, स्मार्ट है बंदा, स्मार्ट क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, सब्जेक्टिव ओपिनियन है वो, यार वो तो गोरा सा है, लंबा सा है, हेल्दी है, ये सारा क्वालिटेटिव वे है। क्वांटिटेटिव क्या है, 60 kg का है, उसकी हाइट 6 फीट 2 इंचेस है, तो ये उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। फिर आप डाटा को कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वे, दो वे में आप उसको एनालाइज कर सकते हो। ये आप इसमें मोड मीडियन मीन के बारे में पढ़ोगे।
मीन या एवरेज होती है कि जैसे जितना भी नंबर मैंने आपको दिया सबको जोड़ा डिवाइड बाय नंबर्स, वो आप मीन निकालते हो। इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे, डोंट यू वरी, अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो मीन और एवरेज ऐसे निकलता है। मीडियन होता है कि जो सारा एक नंबर जिसके अराउंड सारे हैं, जैसे अगर सपोज यहाँ पे आपके 8 नंबर दे रखे हैं या कुछ भी दे रखा है, तो आपने एक ऑर्डर में उसको लगा दिया और जो बीच में नंबर आता है उसको आपने डिसाइड कर दिया, सारे नंबर्स को ऑर्डर में लगा दिया। फिर आपने उसमें जो सेंटर पे आता है उसको आपने मीडियन बोल दिया, मीडियम में जो आता है, राइट। मोड होता है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आया, जैसे 5 नंबर 3 बार आ रहा है, 7 नंबर 2 बार आ रहा है, तो 5 आपका मोड हो गया। तो मीन, मोड, मीडियन बेसिकली उससे रिलेटेड है। रेंज होता है सबसे छोटे से सबसे बड़े के बीच की रेंज। तो ये है आपका बेसिकली मिडिल वैल्यू, मीडियन, मीडियम। क्या साइज आपका? मेरा साइज तो सर मीडियम है, मीडियम मतलब मिडल, तो ये आपका मिडल वैल्यू होती है। जो मीन होता है वो एवरेज निकालते हैं और मोड होता है फ्रीक्वेंसी। तो आपने 3 टर्म्स याद रखने हैं, मोड मतलब फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आए, मीन मतलब एवरेज, और मीडियन मींस मीडियम वाला बीच वाला नंबर। ये आपने वैल्यू निकाल ली। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये होती है। तो ये 3 चीज निकालना, और इसका एक डॉक्यूमेंट मैं आपको दूंगा जहां से आपको पता लग जाएगा इसको निकालते कैसे हैं, तो आपको कैलकुलेशन उसका हो जाएगा। डिस्पर्शन है कि स्कैटर्ड कैसा है। डिस्पर्शन है कि डाटा आपका वेरिएशन कैसी है, उसकी स्कैटरिंग कैसी है। 5 मिनिमम है, 50 मैक्सिमम है, तो ये आपकी रेंज आ गई कि मेरा डाटा किस तरीके से स्प्रेड कैसे है, स्कैटर्ड कैसे है, मैं उसको निकाल सकता हूं। तो डिस्पर्शन बेसिकली वेरिएबिलिटी है, और डिस्पर्शन के भी कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, जैसे रेंज, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच की रेंज। वेरिएंस है कि हमने कैसे उसको स्कैटर किया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली आपके एक ही जैसी टर्म है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस का अंडर रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो बेसिकली कैसे आपका जो विद रिस्पेक्ट टू मीन डाटा स्प्रेड कैसे है। अगर मैंने मान लिया कि ये मीन है, मीन मतलब एवरेज वैल्यू ये है, तो स्प्रेड कैसे है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करती है, और उसी का स्क्वायर वेरिएंस होता है। और ये इंटर क्वार्टाइल रेंज बेसिकली ये होता है कि पर्टिकुलर क्वार्टर में इससे इतने के बीच में कितने परसेंट है, इससे इसके बीच में कितने परसेंट है, तो कितना परसेंट बीच में 50% जो डाटा है वो किस रेंज में है, वो उसका बेसिकली वो होता है वेरिएशन। तो मेन डिस्पर्शन के 3 चीजें होती हैं कि रेंज जो आपको थोड़ा सा पता लगा, वेरिएशन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डिस्पर्शन को कैसे मेजर करते हैं? एब्सोल्यूट टर्म में और रिलेटिव टर्म में, 2 तरीके से उसको डेविएशन को मेजर करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ने वाले हो वो रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने वाले हो कि इनको कैसे निकालना है। अगर हमारे पास डाटा दिया है तो हाउ डू वी कैलकुलेट इट, ये भी आपका इसमें आएगा, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे भी, तो आपको इसका पता लगेगा। अब ये थोड़ा सा डाटा देखो, बीच में मैंने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है। मीन मान लो यहाँ पे है, तो कितना परसेंट डाटा प्लस माइनस सिग्मा के बीच में आ रहा है? दोनों को जोड़ दो तो 68% के आसपास, प्लस माइनस 1 सिग्मा, प्लस माइनस 2 सिग्मा, प्लस माइनस 3 सिग्मा, वैसे ही प्लस माइनस 3 सिग्मा मतलब 6 सिग्मा होता है। तो आपने कई बार आपने टर्म सुनी होगी कि 6 सिग्मा भी एक टर्म होती है। तो ये देखो 6 सिग्मा का मतलब यहां से लेके प्लस सिग्मा से लेके माइनस सिग्मा तक, तो कितना डाटा ऐसा है जो 6 सिग्मा के अंदर आ जाता है और कितना डाटा उसके बाहर छूट जाता है। तो आप जानते हैं उसके बाहर डाटा बहुत ही कम छूटता है, 0.1%, 0.1%, ऐसा बहुत ही डाटा कम छूटता है। तो 99.9% डाटा जो है वो इसी के 99.97 आई थिंक सारा डाटा जो है वो इस डाटा इसके अंदर 6 सिग्मा के अंदर ही आ जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, प्लस माइनस 3 सिग्मा, प्लस माइनस 4 सिग्मा, ये चीज आपकी होती है। सिग्मा जो है वो स्प्रेड को शो करता है डाटा के। तो जो प्लस सिग्मा है प्लस माइनस 68% डाटा, 2 सिग्मा 95% डाटा, 3 सिग्मा 99.7% डाटा, और ये वेरिएशन को शो करता है, राइट। और 6 सिग्मा क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। 6 सिग्मा क्वालिटी कंट्रोल मींस 0 एरर। तो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल 6 सिग्मा का मतलब एरर 0 होगा। मेजॉरिटी चीजें आपकी 6 सिग्मा के अंदर आ जाती हैं, उनके बियॉन्ड बहुत ही कम छूटता है। तो इसको हम बोलते हैं कि 6 सिग्मा के अंदर सारे का सारा आ जाता है। ये क्वालिटी कंट्रोल में हम पढ़ेंगे। रेंज का कुछ डायग्राम के थ्रू आपको आइडिया अगर लगे, रेंज होता है मिनिमम से लेके मैक्सिमम के बीच की वैल्यू। जैसे मैक्सिमम 200 दिख रहा है, मिनिमम 150 दिख रहा है, तो रेंज आपकी कहां से कहां के बीच में आ गई? रेंज आपकी 50 आ गई कि सबसे कम हाइट है 50, सबसे ज्यादा हाइट है
200। तो रेंज कितनी हो गई आपकी, वो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। 150 उसमें से माइनस कर दिए तो 50 की रेंज आपके पास। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से इस तरफ, मीन वैल्यू से इस तरफ, वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो वेरिएशन अराउंड द मीन इज बेसिकली शोन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड इंटर क्वार्टर रेंज, बेसिकली अगर आप बीच के 50% की रेंज बताओ, ये 25%, ये लास्ट के 25%, बीच के 50% के बीच में क्या वैल्यू आएगी, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, कोरिलेशन मतलब दो चीज के बीच में रिलेशन, रिलेशन टर्म है रिलेशन। हाउ टू थिंग्स आर रिलेटेड, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखी है। तो कोरिलेशन का मतलब होता है कि क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, मतलब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है। क्या हाइट और एज के बीच में रिलेशन है? हाँ, एक टाइम तक तो रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन है कैसा, तो वो किस तरीके का रिलेशन है, जब उसको मैथमेटिकली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो रिग्रेशन बन गया, वो प्रेडिक्टिव मॉडल बन गया। तो बेसिकली रिलेशन है कि नहीं दो वेरिएबल के बीच में, ये कोरिलेशन बताता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप जानते हैं ना कि एज और हाइट के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है कि हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ेगी हाइट बढ़ेगी, फिर उसके बाद वो रुक जाएगी। तो वो रिलेशन है कि नहीं, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन वो आपका रिग्रेशन है, राइट। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट प्लस माइनस मींस रिलेशन पॉजिटिव या नेगेटिव है। और जो रिग्रेशन है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है कि उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, रिलेट कैसे करते हैं। तो ये है, जैसे कोरिलेशन के हाँ रिलेशन तो आ रहा है यार, वाई और एक्स के बीच में रिलेशन ऐसा आ रहा है, जब मैंने उसको लाइन से ड्रॉ कर दिया, इक्वेशन बना दी, तो वो मेरा बन गया रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस में हम करते क्या है, हम एक इक्वेशन बनाते हैं। तो रिग्रेशन मतलब इक्वेशन होती है और कोरिलेशन मतलब कोफिशिएंट होता है। तो बेसिकली ये आपका एसोसिएशन मेजर करता है, और ये जो रिग्रेशन है ये कोई मॉडल वगैरह एनालिसिस करता है। तो बेसिकली ये जो है आपका रिलेशन है प्लस माइनस, राइट। और ये जो है ये आपका रिलेशन बन जाता है, उसके बीच में इक्वेशन बनती है। तो ये जो इक्वेशन का बनाना है, ये बेसिकली इक्वेशन जो आप बनाते हो ये रिग्रेशन एनालिसिस है। कोरिलेशन उसके बीच के एसोसिएशन है, मतलब क्या कोई रिलेशन है, कोई एसोसिएशन है। रिलेशन कोई तो एसोसिएशन बोलते हैं, अगर आप बोलो मेरा उसके साथ एसोसिएशन है, मेरा उसका रिलेशन है कि नहीं रिलेशन, कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन है, नहीं यार वो तो मेरा दुश्मन है, नेगेटिव रिलेशन, नहीं मेरा दोस्त है, पॉजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन जो है एक्स और वाई के बीच में, ये आपका कोरिलेशन एनालिसिस आ जाता है। आर द वेरिएबल्स रिलेटेड और नॉट, एंड इफ यस हाउ दे आर रिलेटेड। रिग्रेशन इज द मॉडलिंग, द इक्वेशन। टाइम सीरीज एनालिसिस, बेसिकली आप टाइम के साथ किसी डेटा का एनालिसिस, जैसे से टाइम इज वन ऑफ द वेरिएबल्स, और जब भी टाइम वेरिएबल होता है इट इज ऑन द एक्स एक्सिस। टाइम इज ऑलवेज अ वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो वेरिएबल है वो टाइम है, तो उसके साथ किसी चीज को एनालाइज करना, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप देख रहे हो कि अगर मैं देख रहा हूं कि यार मेरी डिमांड कैसे बढ़ेगी, पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, तो वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। और ये टाइम सीरीज एनालिसिस का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है फोरकास्टिंग में, आप उसकी फोरकास्टिंग करते हैं। तो रेगुलर इंटरवल के ऊपर ट्रेंड जो आप देखते हो, पैटर्न जो आप देखते हो, फोरकास्टिंग करने के लिए जो आप यूज करते हो, वो टाइम सीरीज डायग्राम होता है। ये ट्रेंड के लिए हाँ बढ़ रहा है, सीजनल कंपोनेंट फॉल आएगा, फोरकास्टिंग कि अभी तक तो इतना है लेकिन अगले साल इतना हो जाएगा, प्रेजेंटली गाड़ियों की सेल इतनी है और अगर ट्रेंड देखा जाए तो इतनी बढ़ेगी। तो ऐसे हम उसको ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए यूज कर सकते हैं, फोरकास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसका बहुत सा हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मिल जाता है। तो बेसिकली जब क्रोनोलॉजिकली टाइम के हिसाब से, इंटरवल के हिसाब से हम उसको मेजर करते हैं, तो इसके कंपोनेंट क्या हैं, ट्रेंड, सीजनैलिटी, साइकिल, रेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज, ये हम देखते हैं। कॉमन टेक्निक्स के यूज होते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में, फोरकास्टिंग, मॉडलिंग, मॉनिटरिंग, डीकंपोजिशन। अरीमा एक मेथड है जो मॉडलिंग में यूज होता है, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग एंड ऑल, लेकिन कुछ इसके मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो फोरकास्टिंग में यूज होते हैं। फोरकास्टिंग होता है बेसिकली फ्यूचर के ट्रेंड के बारे में पता लगाना। ये क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है।
बेसिकली हम ये पता लगाना चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारी डिमांड क्या होती है होगी, फ्यूचर में क्या होगा। ये आप क्वालिटेटिवली भी पता लगा सकते हो, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे पता लगा सकते हो, या आप क्वांटिटेटिवली डाटा एनालिसिस के हिसाब से डाटा को यूज़ करके भी आप पता लगा सकते हो। तो फोरकास्टिंग टेक्निक दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो होता है, ये डेल्फी मेथड बहुत ही फेमस है। इसमें आप एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हो, एक्सपर्ट से पूछते हो, जो अपना फील्ड, अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, उससे पूछते हो किसी चीज़ के बारे में। ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मतलब जिसमें आप डाटा लेते हो, तो टाइम सीरीज उसका एग्जांपल है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, तो ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव मेथड हैं। फोरकास्टिंग पूरा डिटेल में हमने किया है, करना है इसको। तो फोरकास्टिंग में आप क्वांटिटेटिव मेथड को यूज़ करते हो। क्वालिटेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये होता है, पैनल डिस्कशन, डेल्फी, ये। तो क्वालिटेटिव टेक्निक्स में डेल्फी सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सर्वे, फीडबैक। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा कि इनमें से क्वालिटेटिव टेक्निक कौन सी है फोरकास्टिंग की, और क्वांटिटेटिव टेक्निक फोरकास्टिंग की कौन सी है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में टाइम सीरीज मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग और ट्रेंड एनालिसिस वगैरह का आता है। और फिर कॉजल इकोनोमेट्रिक मॉडल्स आ जाते हैं, रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, जिसमें रिग्रेशन एनालिसिस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव मॉडल है। तो फोरकास्टिंग के दो मेथड, एक क्वालिटेटिव मेथड और एक क्वांटिटेटिव मेथड, ये दो मेथड इसके होते हैं। ये रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच का। अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन जब डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपने ऐसे बेल शेप्ड डायग्राम देखा होगा, बहुत ही सिमेट्रिक होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जैसे क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस, मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स हैं 0 और मैक्सिमम मार्क्स हैं, लेट अस से यहाँ पे आपके पास आ गया 80 मार्क्स, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 के आसपास से 45 के आसपास है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डाटा को। तो ये तीन हैं, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, और प्रोबेबिलिटी मॉडल्स हैं। तो बाइनोमियल क्या करता है, सक्सेस, जैसे आपने कॉइन को फ्लिप किया, कितने हेड कितने टेल। पॉइजन जो रेयर इवेंट्स को मेजर करता है, जो इवेंट्स है रेयर इवेंट्स। नॉर्मल बेसिकली बेल शेप्ड होता है। नेचुरल फैक्टर जितने भी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नेचुरल फैक्टर जितने भी नेचर के अंदर चीजों का वेरिएशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पॉइजन एंड बाइनोमियल जो डिस्क्रीट हैं, होल नंबर के साथ डील करते हैं। नॉर्मल जो कंटिन्यूअस है, जैसे आपको दिख रहा है होल नंबर है 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4, लेकिन नॉर्मल जो है वो कंटिन्यूअस है। अब इसमें इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं जो इसको डिटेल में हम करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी इनके बारे में इनपुट्स। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कंसेप्ट क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और आप ये समझ लो कि जैसे स्पेसिफिक नंबर ऑफ हेड, मैंने 10 बार कॉइन को फ्लिप किया तो कितनी बार हेड आएगा, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ ट्रायल्स। पॉइजन डिस्क्रीट है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार ऐसा होगा, तो इसको लैम्डा, मीन वेरिएशन वगैरह से हम डिस्कस करते हैं। 1 घंटे में कितने कस्टमर आएंगे, वो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से देखते हैं। नॉर्मल जो है वो बेल शेप्ड होता है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें हम बात करते हैं। डिफरेंस इनके ये हैं, तो ये दोनों डिस्क्रीट हैं, ये कंटिन्यूअस है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक होता है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बेसिकली ये आपकी लीनियर मतलब y और x का सिंगल डिग्री, y इज इक्वल टू 3x + 4, इसमें y और x का सिंगल पावर होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम को हम जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में हमें दे रखी है, उस प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। हमारे पास कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं। जैसे टिपिकल प्रॉब्लम कि मैं एक फर्नीचर शॉप चलाता हूं और मैं टेबल और चेयर्स बनाता हूं। एक टेबल पे मेरे को 10 रुपये का प्रॉफिट छूटता है और एक चेयर पे मेरे को 15 रुपये का प्रॉफिट छूटता है। टेबल और चेयर बनाने के लिए मैं लकड़ी यूज़ करता हूं
और एक वीक में मैं मैक्सिमम इतने ही टेबल या चेयर्स बना सकता हूँ और मैं इतनी ही लकड़ियाँ परचेज कर सकता हूँ। तो मेरे पास कंस्ट्रेंट्स भी आ गए। मेरे पास प्रॉब्लम क्या होगी, मेरे को कितने टेबल और कितने चेयर बनाने चाहिए सो दैट मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो एक कुर्सी पे मेरे को इतना रुपया छूटता है, एक टेबल पे मेरे को इतना छूटता है। मैं चाहता हूँ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टिपिकल एलपीपी प्रॉब्लम है। बेसिकली हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो मैं चाहता हूं उसको मैं मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना चाहता हूं। मैक्सिमाइज मीन्स मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, मिनिमाइज मीन्स मेरा टाइम कम लगे या मेरा खर्चा मिनिमम हो, समथिंग लाइक दैट। और इसमें हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं कि मैं टेबल कितने बनाऊंगा और चेयर कितने बनाऊंगा, उसका कोई कंस्ट्रेंट्स भी होता है। कितना ही मटेरियल मेरे पास है, मैं इतने ही घंटे काम कर सकता हूं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम वो होती है। तो रियल वर्ल्ड को हम मैथमेटिक्स में चेंज कर देते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल में चेंज कर देते हैं, और फिर वो आपका किस तरीके से दिखता है और कैसे उसके कंपोनेंट होते हैं नीचे दे रखा है। बेसिकली ये एक प्रॉब्लम की फॉर्म में दिया गया है। एक फर्म दो प्रोडक्ट बनाती है, एक्स और वाई। एक्स पे प्रॉफिट इतना है, वाई पे प्रॉफिट इतना है। अब एक्स बनाने के लिए मेरे को मशीन आर जो है 2 घंटे चाहिए, वाई का 1 घंटा चाहिए इस मशीन के ऊपर, लेबर के मेरे को इतना इतना चाहिए, और अवेलेबिलिटी ये कंस्ट्रेंट्स है। तो भाई मशीन मेरे पास 100 घंटे के लिए अवेलेबल है, लेबर मेरे पास 80 घंटे के लिए अवेलेबल है, ये कंस्ट्रेंट हो गया। तो मेरे पास डिसीजन वेरिएबल क्या हो गया कि मैं एक्स कितने बनाऊं, वाई कितने बनाऊं। एक्स क्या है, मेरे पास 2 टर्म्स आ गए, एक्स नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ये प्रोडक्ट वाई है। मेरे पास 2 तरह के प्रोडक्ट हैं, तो मैं ए प्रोडक्ट एक्स टाइप प्रोडक्ट कितने बनाऊं, वाई टाइप प्रोडक्ट कितने बनाऊं, ये डिसीजन वेरिएबल है। ये कंस्ट्रेंट्स हो गया। कंस्ट्रेंट्स में मशीन कितने घंटे चल सकती है, लेबर कितने घंटे हो सकती है, ये प्रॉफिट है। अब मेरे को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो टिपिकल प्रॉब्लम होगी एलपीपी की। तो ऐसी प्रॉब्लम दिखेगी कि 40 रुपया एक्स पे प्रॉफिट है, 30 रुपये वाई पे प्रॉफिट है। तो टोटल अगर मैं एक्स और वाई बनाता हूं तो प्रॉफिट है, मेरे को मैक्सिमाइज करना है। लेकिन मशीन 100 घंटे चला सकते हैं, तो 2x प्लस वाई, एक्स को 2 घंटे लगते हैं, वाई को 1 घंटा लगता है, और 100 घंटे में चला सकता हूं। उसी तरीके से लेबर, एक्स और वाई की लेबर टोटल 80 से ज़्यादा हो सकती है, और ये नॉन नेगेटिव डिसीजन वेरिएबल। तो ऐसे प्रॉब्लम बन जाता है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को 2 मेथड है, एक सिंप्लेक्स मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड है। सिंप्लेक्स और ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स जो है सिंप्लेक्स टेबल के थ्रू होता है फ्रेंड्स, और ग्राफिकल जो ग्राफ के थ्रू होता है। इन दोनों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। ग्राफिकल मेथड में आप बेसिकली ग्राफ प्लॉट करते हो, ऐसा ग्राफ दिखता है आपका एक्स और वाई के लिए। आपके पास अलग अलग इक्वेशंस होती हैं, और उन इक्वेशंस को आप लीनियर इक्वेशंस को ड्रॉ करते जाते हो। आपको पता है कि एक्स वाई डायग्राम पे एक लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी कैसे ड्रॉ करनी है, उसकी स्लोप पॉजिटिव है या स्लोप नेगेटिव है, उसके हिसाब से आपको उसको कैसे ड्रॉ करना है ये आप ऑलरेडी जानते हो। तो आपके पास बहुत सी इक्वेशंस होती हैं। उन इक्वेशंस को, जैसे यहाँ पे आपके पास 3 इक्वेशन दिख रही हैं, 2x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है। और इनइक्वालिटी जो होती है वो किसी भी ग्राफ के ऊपर एक रीजन की फॉर्म में शो की जाती है। जैसे ये अगर एक इक्वेशन है, तो अगर इनइक्वालिटी है तो ये ग्राफ की फॉर्म में नजर आता है, एक फिजिबल रीजन के फॉर्म में नजर आता है। फिर एक और इक्वेशन होगी, वो ऐसी दिखेगी आपकी, सपोज वो इक्वेशन है, वो भी ऐसे दिखेगी। तो आपके पास एक फिजिबल, कॉमन फिजिबल रीजन दिखना स्टार्ट हो जाता है, और उस कॉमन फिजिबल रीजन के जो वर्टेक्स होते हैं वाई एक्स डायग्राम पे, वो आपका डिसीजन पॉइंट होता है, वो आपका सोल्यूशन होता है। तो ऐसे बहुत सी इक्वेशंस, इनफैक्ट इनइक्वालिटीज होती हैं। इक्वेशन आपको एक लाइन देती है, बट इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आपको पूरे का पूरा रीजन देता है, और हमें कॉमन फिजिबल रीजन ड्रॉ करना होता है ग्राफ के ऊपर। और जो कॉमन फिजिबल रीजन का जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, वो हमें सोल्यूशन देती है। जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड शुरू में कि ये मेरा जो वीडियो है, ये आपको पूरे जो सिलेबस में क्या आने वाला है, क्या हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में है, और हर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जैसे ग्राफ्स को अलग से डिस्कस करेंगे। जैसे ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, ये जो इक्वेशंस है हमारी, ये सारी कंस्ट्रेंट्स हैं। अब सिंप्लेक्स टेबल ऐसा दिखता है, बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, उसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उसके। तो सिंप्लेक्स टेबल उसको मैथमेटिक्स वे है, मैथमेटिकल वे है उसको सॉल्व करने का। जैसे ग्राफिकल मेथड है, तो सिंप्लेक्स टेबल भी एक मेथड है उसी प्रॉब्लम को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को टेबल की फॉर्म में बेसिकली सॉल्व करने के लिए। इसमें आइट्रेशंस बनती हैं, बहुत सी आइट्रेशंस बनती हैं, उन आइट्रेशंस की फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते चले जाते हैं। इसमें आपके कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, कुछ डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे रोज बनी होती हैं। तो उसको सारे के सारे को हम डिस्कस करते हैं। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म
ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये उसका बहुत ही टिपिकल उसका एक कन्वेंशनल वे, वेरिएबल्स कहाँ पे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कहाँ हैं, कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ दिखता है, ये सारे के सारा उसी पे हमें दिखता है। राइट तो इसको सिंपलेक्स टेबल को जब करेंगे फ्रेंड्स तो आपको पता चलेगा। अब PERT एंड सीपीएम का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड सीपीएम होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये है नेटवर्क डायग्राम्स। बेसिकली आपको एक नेटवर्क सा दिखता है, उस नेटवर्क के ऊपर ये बनी होती हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। PERT और सीपीएम दोनों आपका नेटवर्क डायग्राम्स हैं, और एक क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, और क्रिटिकल पाथ वो होता है जो सबसे लॉन्ग पाथ है। किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत सी एक्टिविटीज हैं। प्रोजेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विच आर टू बी डन साइमल्टेनियसली और वन आफ्टर अनदर टू बेसिकली कंप्लीट द प्रोजेक्ट। देयर आर कंस्ट्रेंट्स, देयर आर बेसिकली वेरिएबल्स, तो हमें हर एक्टिविटी को कंप्लीट करते हुए पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है, क्रिटिकल पाथ निकालना होता है। क्रिटिकल पाथ इज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन इन विच आई कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। कंप्लीट द प्रोजेक्ट में सारी एक्टिविटीज उसकी कंप्लीट हो जाए। साथ में क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑन नेटवर्क डायग्राम। अब सीपीएम जो है वो प्रेडिक्टेबल डाटा के ऊपर काम करता है, और PERT जो है वो नॉन प्रेडिक्टेबल मतलब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के ऊपर काम करता है। इसमें PERT और सीपीएम में बेसिकली हमें PERT उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर किया जाता है जिसका डाटा हमारे पास नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगाई जाती है, और सीपीएम उसके प्रोजेक्ट के ऊपर किया जाता है जिसका डाटा हमारे पास है। तो अगर इसका डाटा PERT का हमारे पास नहीं है तो हम 3 टाइम एस्टिमेट्स यूज करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। ये 3 डाटा के ऊपर हम काम करते हैं PERT के अंदर, और सीपीएम के ऊपर हमारे पास एक्टिविटीज का जो डाटा है वो हमारे पास बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में दिया होता है। तो PERT एंड सीपीएम हमारा इस तरीके से लगता है। PERT एंड सीपीएम, ये इनके बीच में डिफरेंस है। ये इवेंट ओरिएंटेड होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, तो ये इनके बीच का डिफरेंस बता रहा है, और इसी के बारे में हम डिस्कस डिटेल में करेंगे भी PERT और सीपीएम होता क्या है। क्रिटिकल पाथ मेथड मैंने आपको बताया, और दोनों बीच में डिफरेंस, क्रैशिंग होता है उसको रिड्यूस करना, उसकी लेंथ को कम करना। तो ये भी पूरे का पूरा एक टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करेंगे। देखो ऐसा दिखता है PERT और सीपीएम। ये जो नोड हैं, इवेंट्स हैं, दे आर द इवेंट्स, और ये सारी एक्टिविटीज हैं। ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी। ए को 2 दिन लगते हैं, बी को 3 दिन लगते हैं, सी को 4 दिन लगते हैं। ये इनिशियल एक्टिविटीज हैं, जे और आई एंड की एक्टिविटीज हैं। अब मान लो कोई रास्ता ऐसा जो सबसे लंबा है, जैसे 3 और 4, 7 दिन, 4 1 5, 5 2 7, 7, देखो इसमें कितना टाइम लग गया, 4 5 7 4 11 दिन लग गए। अब इसको देखते हैं, 2 1 3 6 6 4 10, 11 लंबा है, अभी तक भी लंबा है, राइट। ये थोड़ा एरो गलत दिख रहा है क्योंकि पीछे की तरफ एरो कभी नहीं होता, एरो हमेशा आगे की तरफ होता है। तो सबसे लंबा पाथ जो है क्रिटिकल पाथ है। यहां पे आपको जो लाल रंग से दिख रहा है वो क्रिटिकल पाथ है, सबसे लंबा पाथ है। क्रिटिकल पाथ वो जो सबसे लंबा पाथ होता है, और ये सबसे कम ड्यूरेशन है जिसमें आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। इससे कम में आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते। द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन इन विच यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। स्वॉट एनालिसिस किसी का भी 4 वर्ड्स हैं इसके अंदर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडिविजुअल के इंटरनल स्ट्रेंथ्स, इंटरनल वीकनेसेस, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ, एक्सटर्नल वीकनेसेस को हम देख सकते हैं। ये 2x2 की ग्रिड होती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इंटरनल फैक्टर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट है। इंडिविजुअल ले लो चाहे ऑर्गेनाइजेशन ले लो, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल वीकनेस क्या है, और आपका एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज टाइम पे मिल रही हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए चैलेंजेस क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, आपके जो कंपटीटर हैं, आपके जो इश्यूज हैं। तो स्वॉट एनालिसिस कहाँ यूज किया जाता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, लीवरेज आउट करने के लिए, कंपीट करने के लिए, तो स्वॉट एनालिसिस का यूज किया जाता है। लास्ट का टॉपिक है आपका वैल्यू एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। वैल्यू एनालिसिस वैल्यू इंजीनियरिंग से मैच करता है। तो वैल्यू एनालिसिस में बेसिकली क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज की जाती है, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बेस्ट ऑप्शन को निकालने के लिए। तो इसको वैल्यू एनालिसिस बोलते हैं। वैल्यू एनालिसिस जो है वैल्यू इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। अननेसेसरी कॉस्ट जो है उसको रिमूव करना, हटाना उसको, और उसी के ऊपर फोकस करना जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
वैल्यू एनालिसिस के की एस्पेक्ट, आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस पे फोकस करते हो, अननेसेसरी कॉस्ट और वेस्ट को एलिमिनेट करते हो, आप फंक्शन को एनालिसिस करते हो और कॉस्ट रिडक्शन आपका ऑब्जेक्टिव होता है। डिसीजन मेकिंग में इसका बहुत यूज होता है और इसमें हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह को यूज करते हो। तो फ्रेंड्स ये, और उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाओगे। तो मेरे को लगता है ये आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो पूरे के पूरे टॉपिक में से कवर करते हुए क्वेश्चंस हैं। इनको आप गो थ्रू कर लो तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का ये एग्जाम लिख रहे हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस योर पीडीएफ मॉड्यूल, क्योंकि बहुत ही अच्छा फॉर्म में इसको कवर किया जा रहा है। आप इसको करो सो दैट आप इस एग्जाम को निकाल सको। थैंक यू।